तो साथियों, मैं अमित शास्त्री आज पुनः आपसे चर्चा करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया ही होगा, वीडियो को भी लाइक कर लें जिससे और भी ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको पता है उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और नी आपको पहले ही देख लेना है कि छोटे ई की मात्रा है। तो आप देख लें इन चार शब्दों में से किस में लगा है? एक ही में। नी प्लस काय, इससे क्या बनेगा? निकाय। आप देखें इसका उत्तर निकाय ठीक हो जाएगा। अगला देखें, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? बिल्कुल आपको पहले अर्थ समझना है। और एक और बात आपको बता दें कि ऐसे वीडियो निरंतर हम ला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अंगूर खट्टे होना, देखिए अंगूर खट्टे होना मतलब चार ऑप्शन है, कमेंट में आप भी उत्तर दे सकते हैं। तो कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। कहते नहीं है कि आपको अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए, तो कोई वस्तु मिले नहीं तो उसमें दोष निकाल दिया, और मिल जाती तो अच्छी थी। तो इस प्रकार से होता है। डेली बोलचाल की भाषा में मुहावरों का उपयोग करते रहते हैं। अब आगे देखें, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? यथावत मतलब यथा मतलब जैसे, वत मतलब समान, मतलब जैसा है उसके समान। तो यथावत का आपको बता दें सही रूप होगा, ये 2 नंबर का सही हो जाएगा, यथावत। ये हलंत का चिन्ह है, ये ऐसा लगा है ना, ये हलंत का चिन्ह है, तो आप याद रखिएगा यथावत। और देखें, आप हमारे वीडियो को देख करके ही अभ्यास करते रहें तो व्याकरण में आपको बहुत कुछ बनने लगेगा और पेपर में आप गलती करके नहीं आएंगे। बस आप व्यवस्थित क्रम से उसको पढ़ते रहें आप वीडियो को निरंतर। पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? अब देखें, पंचवटी मतलब 5 वटियों का समूह, समाहार, और संख्या भी है। पहला जिसमें पद संख्यावाची होता है वहाँ दिगु होता है, और समाहार के अर्थ में भी दिगु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास हो जाएगा। अगला देखें, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आप भी कमेंट में बताते जाएं हमारे बताने से पहले, तब आपको पता चलेगा आपका अभ्यास कितना है। आ उपसर्ग बड़ा आ है, तो देख लें पहले तो 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये 3 भी हो गए क्योंकि यहाँ छोटा है, एक ही में है, आभरण। ठीक है, तो आपको ये देख लेना उपसर्ग शब्द के पूर्व लगते हैं, ये बात याद रखें तो आप पे अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका अपनाना है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं लेना है। आगे देखें, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? कमान का विलोम बताना है तो अपन नहीं बोलते, एक बोलते हैं तीर और एक बोलते हैं कमान, तो क्या हो जाएगा? तीर इसका उत्तर सही हो जाएगा। मेरा एक और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर भी करना अन्य लोगों तक जिससे वो भी पढ़ सकें। त्रिफला, ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है? चलिए 4 समास दिए हैं, अभी हमने बताया भी था आपको कि पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है, 3 फलों का समूह, त्रिफला, दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? 9 ही रस के आपको पूरे स्थायी भाव रटे रहना चाहिए। तो भक्ति का जो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ईश्वर विषयक रति। ठीक है, ईश्वर विषयक जो रति उसको क्या कहते हैं? भक्ति, यही इसका स्थायी भाव है। आगे देखें, संकल्प के लिए सही संधि विकसित होगा। संकल्प में आपको बता दें कि सम धन कल्प, इसका क्या हो जाएगा? सही संधि विकसित हो जाएगा। कौन सी संधि होगी तो वो भी बता दे रहे हैं आपको, व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन। हमने संधि आपको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाई है, तो आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। देखें, माँ आधा इसलिए क्या है? व्यंजन है, का भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि है, और समधन कल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, किंकर के लिए सही संधि विकसित होगा। किंकर तो आप वैसे ही लगा लें, किम प्लस कर, माँ का हो जाएगा अनुस्वार, बिंदी बन जाएगा। तो किम प्लस कर कहाँ पर है? ए है, तो क्या हो जाएगा? किंकर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल देखो सही है। अगला देखें, लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? अब लक्षण तो आप बोलते नहीं, अपन क्या बोलते? किसी से लक्षण, आपके लक्षण ठीक नहीं है तो क्या बोलते हैं? लक्षण।
लक्षण है ना, उसी से बनता है लक्षण। तो ए इसका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और पूरा व्यवस्थित यदि हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख लें। जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तो बाद में जो अधिकारी बनता है उसको क्या कहते हैं? अपन नहीं कहते भाई आप इनके क्या हैं? उत्तराधिकारी। क्या हैं? उत्तराधिकारी। ठीक है, बाद मतलब उत्तर, उसके अधिकारी तो उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऋणी तो उसको बोलते हैं जिस पर ऋण चढ़ा हो। अब जिसने उतार दिया उसको क्या बोलेंगे? उऋण। ठीक है, अब ऐसे आप याद रख सकते हैं, वो उतारने का ऊ ले लें और ऋण, तो उऋण बोलते उसको। ठीक है, आगे देखें, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। जब भी पर्यायवाची पूछे जाएं तो, और ये 3-3 यदि उसमें हो तो आपको देखना है तीनों मैच होने चाहिए। ठीक है, तो कामदेव के लिए एक तो अनंग बोलते ही हैं, कामदेव के लिए सबको पता है, अनंग चारों में दिया है। अब दूसरा मदन भी बोलते हैं, मर्दन नहीं बोलते, मादन भी नहीं बोलते, तो मदन इसमें दिया, मनोज बोलते ही हैं। ठीक है, तो 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं आसानी से। अब हम देखते हैं अगला कि भौहनी त्रासती मुख नटती अखनी लो लपटाती ऐची छुड़वाती इची कर आगे आवती जाती। अब आप देख लें इसमें कि भौएं सजा रहे हैं, मुख नाक बनाई जा रही है, सब कुछ, तो क्या है? श्रृंगार। यहाँ पर किसका कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। कई लोग संयोग का तो लगा लेते हैं अर्थ, लेकिन वियोग वाले में नहीं लगा पाते। तो याद रखिएगा कि जब विस्तार से यदि उसमें 2 ऑप्शन अलग अलग नहीं दिए, श्रृंगार दिया है, तो हमें दोनों लगा करके इस अर्थ में देखना है। शब्दों से आप पहचान जाएंगे, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है, वो आप करें, आप पे बनने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। अब घर को देखो क्या क्या कहते हैं? सदन कहते हैं। अब सदन किस किस में है? 3 में है, तो सदन बिल्कुल, एक तो 3 पर अपन को ध्यान देना, एक तो अलग ही हो गया जिसमें साधन लिखा है। ठीक है, फिर निकेतन भी कहते हैं, तो निकेतन किस में? अब 2 में है केवल। गह की जगह गेह कहते हैं, गेह मतलब ग्रह, घर, तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, सदन, निकेतन और गेह। अगला देखें, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कमेंट में आप 1 2 3 4 जरूर लिखते जाएं, जिससे आपके अभ्यास का पता लगे कि आपने कितनी पढ़ाई की है, अभी कितनी तैयारी हो, कितनी बाकी है। इस बात का पता लगना बहुत जरूरी है। तो अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अंत प्रत्यय से, अब देखो अंत किस किस में दिया है, अंत में देखना है, क्योंकि प्रत्यय बाद में लिखते हैं। यहाँ तो तहा दिया है, तो अंतः हो जाएगा। नहीं, रंग में भी नहीं दिया, अंतिम, रटंत, रट प्लस अंत, इससे क्या बन गया है? रटंत। ठीक है, तो अंत प्रत्यय 4 नंबर में दिया है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। संधि विक्षित भी आना चाहिए प्रत्यय उपसर्ग समझने के लिए, बात भी आप याद रखिए। तो संधि बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, ट्रिक से हमने पढ़ाई है, आप वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? अब करुण मतलब होता है करुणावान। ठीक है, करुणा, तो जो कठोर होता है उसको क्या बोलते हैं? निष्ठुर। तो आप देख लें, ये है निष्ठुर लिखा है। सबसे पहले शुद्ध भी देखना है, कई लोग जल्दी में यहाँ देखते निष्ठुर, क्या पता इसको ही टिक कर जाए जल्दी में। हड़बड़ी किसी चीज में नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी के आपको यदि मान लो 20 प्रश्न दिए हैं, 30 दिए हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है। ठीक है, एक प्रश्न के लिए यदि 1 मिनट मिल रहा है हिंदी के लिए, तो बहुत है समय, आराम से आप पढ़ें क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को पढ़ें, तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका निष्ठुर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती में निम्न में कौन सा अलंकार है? क्या बोल रहे हैं? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा अनुप्रास अलंकार के बारे में कि
बार बार जब एक ही जैसे करुणा, कलित, इस प्रकार से जो शब्दों का आना होता है उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। पर उसके अलग अलग भेद हैं, लाट, अनुप्रास आदि, तो वो हम विस्तार से आपको अनुप्रास में पढ़ाएंगे। अभी केवल अभ्यास के लिए आप इसमें समझ सकते हैं। आगे देखें, दखी दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाय, निम्न में कौन सा अलंकार है। 4 आपको दिए हैं और एक उत्तर उसमें से सही है। तो आपको बता दें, दखी दोपहरी घाम की छाहों चाहती चाह, मतलब यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही, दखी दोपहरी दा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। जब भी हिंदी पूछी जाए तो पर्यायवाची अवश्य आते हैं, तो अपन को देखना है कि पहाड़ के जो सही पर्यायवाची हों, तीनों सही होना चाहिए। तो इसमें आपको बता दें कि दूसरे नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। पहाड़ का पर्वत भी होता है, अचल भी होता है। अचल क्यों होता है, क्योंकि पर्वत जो होता है वह कभी चलता नहीं, जहाँ पर है वहीं स्थिर रहता है, इसलिए उसका एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अचल। ठीक है। और गिरी क्या होता है, गिरी। अब इसको कैसे याद रखें, गिरते कहाँ से हैं, पहाड़ से, इसलिए पहाड़ को क्या कहते हैं, गिरी। इस प्रकार से हम आपको ट्रिक से याद भी कराते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे आपको कैसे याद करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और आप व्यवस्थित रूप से हिंदी का अध्ययन पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगला देखें, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये जो मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा। आपको बता दें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हम सभी लोग भी कई बार बोल रहे हैं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो कई बार समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको समझना अक्ल पर पत्थर पड़ना अपन किसके लिए कहते हैं, जब किसी की बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट होना। क्या हो जाएगा, बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट हो जाती है, अपन कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या। अब देखें, ये सब मिक्स प्रश्न हैं जिस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला है, पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से कौन सा अलंकार है। अब आप बताइए, चलिए कमेंट में आप उत्तर दें कि पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब इसका आपको पहले अर्थ लगाना पड़ेगा, रट करके अलंकार नहीं आ सकते हैं। ट्रिक से हम तो पढ़ाएंगे, आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त मतलब पहेली के सा मतलब समान, जीवन कैसा हो गया है, व्यस्त हो गया है। तो इसमें सा मतलब समान की बात आई, तो समान किसमें होता, उपमा में। ठीक है, वह इसके समान है, या कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति जब बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर देते, वक्रोक्ति जब अन्य के लिए कथन रहता है, और जहाँ पर संभावना की बात आती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सा में क्या आ जाएगा, उपमा। ये याद रख लीजिएगा, जब कहीं पर सा शब्द ऐसा बीच में आ जाए तो इसके समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। अगला देखिए, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो प्रत्यय होते हैं वह किसी शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय बाद में। तो पहला ही शब्द यहाँ पर दिया है, जैसे पड़ाव, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आओ। पढ़ प्लस आओ क्या हो जाएगा, पड़ाव। आवश्यक में तो लास्ट में क्या आ रहा, अक आ रहा है, और ताव में आओ ना ताव, तो ये कोई शब्द पूरा एक बन नहीं रहा है। आवक में अक प्रत्यय आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि आओ किस में आ रहा है, पड़ाव में। एक एक शब्द आपको जब भी 4 ऑप्शन आए तो ये देखना है कि 3 क्यों नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से उत्तर लगा पाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। अगला देखें, एहतियात का निम्न में से कौन सा विलोम है। एहतियात का विलोम शब्द कौन सा है, आप हमारे चैनल पर और भी सारे वीडियो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसलिए आप जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो एहतियात, अपन नहीं कहते भैया कोई भी काम करो उसमें एहतियात बरतो, मतलब सावधानी बरतो, तो इसका विलोम बताना है। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एहतियात मतलब क्या है, सावधानी। तो इसका आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, लापरवाही। एहतियात का विलोम क्या हो जाएगा, लापरवाही। अगला देखें, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संधि आपने आपको ट्रिक से पढ़ाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वो अपने आप वीडियो आसानी से ही मिल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो आप देखें, परिणाम ना का ना होना है, क्या होता है, ना का
णा हो जाता है। नियम हमने आपको बताया था। तो परि प्लस नाम तो क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, ई के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ना आ रहा है ई के बाद, तो उसको ना का णा हो जाएगा, ये नियम है। अगला देखें, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, स्रोत जो है यहाँ पर स्रोत लिखा है, लेकिन वो होता क्या है, स्त्रोत। क्या होता है, स्त्रोत। तो स्त्रोत ए 2 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्धि के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं। तो स्त्रोत ए सही हो जाएगा। अगला देखें, शांत रस का स्थायी भाव है। सभी रस के स्थायी भाव आप याद कर लें, कोई ना कोई प्रश्न में आ ही जाता है। तो शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। प्रमाण, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रा प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। ना का णा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण। अब इसमें कौन सी संधि होगी आपको कमेंट में बतलाना है, ये हम नहीं बतला रहे हैं, अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे और देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ये संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। चलिए आगे देखें, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। एक और विलोम आ गया, एक रूपता। ठीक है, अब एक रूप का क्या हो जाएगा, अनेक रूप। अब ता प्रत्यय लग गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ अलग तो नहीं है, नहीं, उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक रूप, तो क्या हो जाएगा, अनेक रूप। हाँ, यदि यहाँ पर ऐसा होता अनेक रूपता और अनेक रूप ना होता तो आप उसको कर सकते थे, लेकिन अनेक रूप है तो आपको वही लगाना है। आगे देखें, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो। ठीक है, जो पहले हो चुका हो तो क्या हो जाएगा, भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व मतलब पहले हो चुका, जैसे कोई पहले मंत्री था तो अपन क्या बोलते थे, भूतपूर्व मंत्री, तो ये पहले हो चुके हैं तो भूतपूर्व। वर्तमान आप जानते ही हैं। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको अभूतपूर्व। इसका याद रखना, भविष्य आप जानते हैं, फ्यूचर। ठीक है, आगे देखें, जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। आप कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाएं, और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर देना एक बार। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, लाइक जरूर करें। तो जो ईश्वर को ना माने वह क्या कहलाएगा, नास्तिक, क्योंकि ईश्वर को नहीं मान रहा इसलिए वो क्या है, नास्तिक। अगला देखें, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। आपने देखा हो याक्षिणी तो अपन किसी को बोलते नहीं। हाँ, जो देवियाँ होती हैं, यक्ष होती हैं, उनकी क्या होती हैं, यक्षिणी जरूर होती है। तो देखें आप, यक्षिणी कहाँ लिखा है, 4 नंबर इसका ठीक हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखें, और आपको बिल्कुल क्रम वाइज यदि हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, पूरा व्यवस्थित अध्ययन आपको कराया जाएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है। प्रति उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो आप देख लें, यहाँ प्रीति है, यहाँ प्राति है, यहाँ प्रति, तो यहाँ पर क्या है, प्रति उपसर्ग। तो प्रतिवाद, बाद शब्द में प्रति उपसर्ग लगाए तो क्या बन गया, प्रतिवाद। इस प्रकार से आगे देखें, फिर से प्रति उपसर्ग से बना, एक और प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है। तो आप देख लें, यहाँ पर प्रतिघात, ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं, कुछ कठिन है, दोनों आपको समझना है। पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है। पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। और ठीक है, समूह जो होता है वह, या फिर जो समाहार होता है 5 तत्वों का, जहाँ पर समाहार हो तो वो क्या बन जाएंगे, पंच तत्व बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, समाहारे दिगु। संस्कृत में आता है समाहारे दिगु, मतलब समाहार के अर्थ में कौन सा समास होता है, दिगु समास होता है। तो पंच तत्व में कौन सा हो जाएगा, दिगु। और संख्यावाची दिगु है कि संख्या, यदि पहला शब्द संख्यावाची हो तो भी दिगु आता है। तो इस प्रकार से दिगु आप समझ सकते हैं। संस्कृत का ही पूरा व्यवस्थित अध्ययन हमारे चैनल पे है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आगे देखें, हर फन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। हर फन मौला मतलब हर फन में मौला। ठीक है, हर फन में मौला ही 1 नंबर सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, हर फन में मौला।
अगला देखें, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब नदी के पर्यायवाची बताना है। दोस्तों आपने वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें। देखिए नदी के पर्यायवाची, एक तो सरिता होता है नदी का, सबसे पहले आप देख लो इन चारों में सरिता किस किस में है, अब दो में आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा होता है तरंगिणी होता है, तो दूसरा इन दोनों में है। फिर होता है तटनी, वह किस में है, 4 नंबर वाले में है। ये बस आपको शुद्धि का याद रखना है, तो 4 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से उत्तर लगाना है। अब देखें क्या पूछ रहा है, अलंकार। क्या लिखा है, को तुम, यहाँ प्रश्न किया, को तुम संबोध, हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, प्रिय शब्द याद रखना, दिर क्यों परकत पाए, में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले आपको अलंकार पहचानने के लिए तो पहले भैया अभ्यास करना पड़ेगा एक प्रकार से अलंकार पढ़ने का। 2-3 बार आपको कम से कम 3 बार अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद इन शब्दों के अर्थ को समझना पड़ेगा, तब आप अलंकार को समझ सकते हैं। को तुम है घनश्याम, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, तो क्या कह रहे हैं कि को तुम, तो बोले हैं घनश्याम हम, तो बोले बरसों कित जाए। घनश्याम मतलब क्या होता है, एक प्रकार से दूसरा अर्थ ले लें तो घनश्याम तो एक यहाँ पर कृष्ण जी को कहा गया है, लेकिन एक और क्या होता है, घनश्याम मतलब बादल, तो बोले बरसों। फिर नहीं मनमोहन है प्रिय, देव क्यों परकत पाए, तो यहाँ आपने देख लिया कि वक्रोक्ति क्यों है, कि घनश्याम यहाँ पर किसी के जरिए किसी से कहा जा रहा है एक प्रकार से, इसलिए क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। आगे देखें, किलकत कान घुटरू बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पर पकरीवे धावत, मतलब क्या कह रहे हैं, किलकत कान्हू घुटरूनी आवत, मतलब किलक रहे हैं काना, और क्या हो रहे हैं, आंगन में इधर उधर, मतलब धाव रहे, दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रस पूछा गया। चलिए अभी इंग्लिश का तो आपका कोई काम का है नहीं, कुछ इंग्लिश के ही प्रश्न थे, वो अभी हमने हिंदी के ही यहाँ पर लिए हैं, तो आप हिंदी का समझ सकते हैं। आगे और वीडियो में पुनः इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक लेकर के आएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी।